नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस स्टडीज़ में। मैं हूं आपका दोस्त मोहनलाल लोधा। आज फिर से लेकर आया हूं आपके लिए रिट मेंस 2023 के लिए फुल टेस्ट। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज का ये 9वां टेस्ट है। 8 टेस्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में जा कर के देखिएगा दोस्तों। हर 2-3 दिन के अंतराल में हम इस तरीके के टेस्ट लेकर आ रहे हैं। रोज़ के रोज़ इस तरीके के टेस्ट बनाना और अपलोड करना पॉसिबल नहीं है। आप लोगों की डिमांड रहती है कि सर रोज़ इस तरीके के टेस्ट लाओ, लेकिन नहीं पॉसिबल हो सकता है दोस्तों। 2 दिन छोड़ के इस तरीके के टेस्ट आपके लिए परीक्षा तक रेगुलर लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, ये टेस्ट है पूरा बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से है। जिस तरीके से आपका सिलेबस डिवाइड है उसी तरीके से टॉपिक वाइज प्रश्नों को शामिल किया गया है। सारा टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, आपकी एक डिमांड भी रहती है कि सर इसकी PDF उपलब्ध करवा दें, लेकिन सर इसकी PDF उपलब्ध करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इन टेस्ट में जो प्रश्न शामिल करते हैं वो बहुत मेहनत करके और प्रामाणिक स्रोतों से लेते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस कंटेंट को व्यावसायिक उपयोग कर लेते हैं। जैसे हमारे मित्र हैं चंद्र प्रकाश जी CP सर, वो ब्लॉग पर टेस्ट लेते हैं, तो उनका टेस्ट भी आजकल चोरी हो गया है। कोई नाना क्लासेज के नाम से टेस्ट सीरीज चलाते हैं गंगानगर में, तो उन्होंने उनके टेस्ट की पूरी एज इट इज़, जी हाँ दोस्तों, एज इट इज़ कॉपी कर ली है। तो ऐसा देखने में आता है, इसलिए मेहनत हम करते हैं और फ़ायदा कोई और ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसलिए इसकी PDF उपलब्ध करवाना संभव नहीं है दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, प्रश्नों को समझिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। इसका पैटर्न देखिए दोस्तों, इसमें किस तरीके से हमने प्रश्नों को शामिल किया है। पहला पार्ट जो है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल से 1 से 50 तक प्रश्न हैं। और दूसरा पार्ट है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, RT 2009 और सामयिक विषय, इसमें 51 से 90 प्रश्न। और शिक्षा मनोविज्ञान में 91 से 10 प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान के। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के 5 प्रश्न शामिल किए 101 से 105 तक। और शैक्षिक रीति विज्ञान या शिक्षण विधियों के 106 से और 125 तक, इनके 20 प्रश्न हमने शामिल किए हैं। और विद्यालय विषय जो है 5-5 प्रश्न शामिल किए गए हैं, सारे 126 से 150 तक। तो बिल्कुल स्टार टेस्ट है दोस्तों, बिल्कुल सिलेबस वाइज है। तो आप इत्मीनान से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और अपने तैयारी को और मजबूत करिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न। दोस्तों, वीडियो लेक्चर को शुरू करें इससे पहले आप देखिए, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो लर्न विद एडवांस स्टडीज़ सर्च कीजिए और वहाँ जुड़ जाइएगा दोस्तों। ओके, ताकि आने वाले वीडियोस के जो लिंक है आपको टाइम पर मिल जाए। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न, पहले पार्ट का पहला प्रश्न। किस प्रतिहार शासक के समय त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था दोस्तों वत्सराज प्रतिहार शासक था। और कन्नौज को लेकर, जी हाँ दोस्तों, कन्नौज को लेकर के त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था, जिसमें एक तरफ पाल थे बंगाल के, एक तरफ दक्षिण के थे राष्ट्रकूट, और एक तरफ राजस्थान या गुजरात के जो थे वो थे दोस्तों गुर्जर प्रतिहार। तो इनके बीच में जो संघर्ष शुरू हुआ था वो वत्सराज के टाइम पे शुरू हुआ था। ओके, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखिए, प्रतिहार शासन में पदाधिकारियों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, प्रतिहार शासन में जो विभिन्न पदाधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी थे उनको राजपुरुष कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, किस गुर्जर प्रतिहार शासक की उपाधि रोहिलिद्दी था? किसकी थी दोस्तों? तो ये उपाधि हरिश्चंद्र की मिलती है दोस्तों। किसकी मिलती है? हरिश्चंद्र की उपाधि रोहिलिद्दी मिलती है। चौथा प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी कि गलत है? दावरिया क्या है? दहेज कन्या। राजपूतों में दोस्तों जब शादी होती थी तो जो राजपूत कन्या थी उसके साथ साथ एक और कन्या उसकी सेवा के लिए भेजी जाती थी, जिसे डावरिया बोला जाता था। सागड़ी प्रथा हाली प्रथा है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और लाटा व कूता भू राजस्व की पद्धतियाँ हैं। और सायर क्या है दोस्तों? सायर चराई कर नहीं है दोस्तों। सायर जो है ये एक सीमा शुल्क है। क्या है? सीमा शुल्क है, सीमा शुल्क है सायर। तो ये गलत हो जाएगा। ओके, तो डी वाला इसका आंसर
गलत हो जाएगा। ओके, यही आपका विकल्प सही होगा। शासकों द्वारा जारी शाही आदेश क्या कहलाते थे? तो क्या कहलाते थे दोस्तों इसमें देखिए परवाना, निशान, मंसूर, तो दोस्तों ये कहलाते थे फरमान। जी हाँ दोस्तों, जो शासक आदेश जारी करते थे वो फरमान कहलाते थे। ये भी आदेशों से ही संबंधित है, जो अधिकारी, राजकुमार और अन्य लोग इनको जारी करते थे। ओके, छठा प्रश्न देखिएगा, दस्ती व जिनसी क्या है? जी हाँ दोस्तों, दस्ती व जिनसी क्या है? तो भूमि के प्रकार, सेना के प्रकार, तोपों के प्रकार या भूमि के प्रकार। तो दोस्तों ये जो थे ये तोपों के प्रकार थे। क्या थे दोस्तों? तोपों की प्रकार थे जिनसी और दस्ती। ओके, नेक्स्ट सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प आपको बताना है। अनूप संस्कृत पुस्तकालय कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। पुस्तक प्रकाश कहाँ स्थित है? आपको बताना है। भटनागर शोध संस्थान सीतामऊ एमपी में, बिल्कुल सही है। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जी हाँ दोस्तों, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में स्थित है। इसमें पुस्तक प्रकाश जैसलमेर में स्थित नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पुस्तक प्रकाश कहाँ स्थित है, पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहाँ स्थित है? मारवाड़ में ही स्थित है दोस्तों। आप बताना है पश्चिम राजस्थान में किस जिले में स्थित है, बताना है आपको। ओके, नेक्स्ट आठवां प्रश्न, किशनगढ़ उपशैली किस स्कूल से संबंधित है? दोस्तों 4 शैलियाँ हैं राजस्थान में, ढूंढाड़ शैली, मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली और हाड़ौती शैली। तो जो किशनगढ़ उपशैली है वो किसकी उपशैली है? तो ये है मारवाड़ उपशैली की। किसकी है? मारवाड़ शैली की उपशैली है। कौन सी? किशनगढ़ उपशैली। ओके, याद रखना, बहुत कुछ है इसमें किशनगढ़ उपशैली में। 9वां प्रश्न, मोहनोत नैणसी और कर्नल जेम्स टोड ने गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? तो दोस्तों मोहनोत नैणसी और कर्नल जेम्स टोड ने गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। कि कितनी? 24 शाखाओं, 24 ब्रांचेज। ओके, नेक्स्ट 10वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? प्रशस्ति और रचयिता के संदर्भ में, बिजोलिया प्रशस्ति के रचयिता गुणभद्र है, बिल्कुल सही है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को देखना है आप। राय सिंह प्रशस्ति जेता, बिल्कुल सही है, जो कि बीकानेर में है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति कृष्ण भट्ट है। तो दोस्तों इसका आंसर है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ के रचयिता जो है वो अत्रि है। कौन है? अत्रि और महेश। जी हाँ दोस्तों, अत्रि और महेश ये दोनों इसके रचयिता हैं। ओके, नेक्स्ट 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है? गलत है। गलत विकल्प बताना है। तो मालव टोंक और झालावाड़ को बोला जाता है, अर्बुद सिरोही को, मांड जैसलमेर को, जांगल किसको बोला जाता है? तो दोस्तों तो जांगल नागौर को नहीं, ये बीकानेर और जोधपुर वाला क्षेत्र है उसको जांगल बोला जाता था। ओके, तो इसको याद रखना, बीकानेर और जोधपुर वाले क्षेत्र को जांगल बोला जाता था। ओके, नेक्स्ट 12वां प्रश्न, सभ्यता स्थल और संबंधित विशेषता के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प का आप चयन करना है। बागोर, हाँ जी हाँ दोस्तों, बागोर जो भीलवाड़ा में है, यहाँ पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। आहड़ में ताम्र निधियाँ या तांबे के उपकरण मिले हैं, बिल्कुल सही है। रंगमहल में मृदभांड मिले हैं। सुनारी में स्वर्ण आभूषण नहीं दोस्तों, यहाँ लोहा गलाने की भट्टियाँ मिली है। क्या गलाने की? लोहा गलाने की भट्टियाँ यहाँ पर मिली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सुनारी। सुनारी कहाँ स्थित है दोस्तों? सुनारी झुंझुनू जिले में स्थित है। ओके, नेक्स्ट 13वां प्रश्न, राजस्थान का नवीनतम उत्खनित स्थल कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान का जो नवीनतम उत्खनित स्थल है वो बरौर है। जी हाँ दोस्तों, बरौर का उत्खनन 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में हुआ था। और बरौर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बरौर स्थित है गंगानगर में, गंगानगर जिले में स्थित है बरौर। ओके, 14वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, गिरी सुमेल युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों गिरी सुमेल युद्ध 1544 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? तो मालदेव के सेनापति जेता और कुपा और शेरशाह सूरी के बीच में होता है। किसके बीच में होता? शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1544 में हुआ था। इस युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती। ओके, इसको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। 15वां प्रश्न देखिए दोस्तों, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मेवाड़ का भीष्म पितामह चुंडा को कहा जाता है। चुंडा किसका पुत्र था? तो चुंडा लाखा का पुत्र था। ओके, नेक्स्ट 16वां प्रश्न, मालदेव की पत्नी उमा दे जिसे इतिहास में रूठी रानी कहा जाता है, किस रियासत की राजकुमारी थी? तो दोस्तों ये जैसलमेर के, जी हाँ जैसलमेर के लूणकरणसर की पुत्री थी। ये इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, मुगल शासक फर्रुखशियर ने, जी हाँ दोस्तों मुगल शासक फर्रुखशियर ने किसे फतेह सिंह की उपाधि प्रदान की थी? तो दोस्तों जाट शासक जो जाटों का संस्थापक भी था चूड़ामन, इसको फर्रुखशियर ने
फतेह सिंह की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, राजस्थान की नवीनतम रियासत कौन सी है? तो दोस्तों राजस्थान की नवीनतम रियासत झालावाड़ है, जिसकी स्थापना 1838 में हुई थी। कब? 8 अप्रैल। जी हाँ दोस्तों, 8 अप्रैल 1838 में राजस्थान की नवीनतम रियासत झालावाड़ की स्थापना हुई थी। तो किस रियासत में उससे हुई थी? तो कोटा रियासत से अलग करके और झालावाड़ रियासत को बनाया गया था। झाला मदन सिंह जो है राजस्थान झालावाड़ का पहला शासक था। कौन था? मदन सिंह। 19वां प्रश्न, हरगोविंद नाटाणी किसका सेनापति था? बताइएगा दोस्तों, हरगोविंद नाटाणी किसका सेनापति था? तो ये सवाई ईश्वरी सिंह का सेनापति था दोस्तों। ओके। 20वां प्रश्न, चुंडावत और शक्तावत सरदार किस रियासत से संबंधित थे? तो ये मेवाड़ रियासत से संबंधित थे। 21वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प का आपको चयन करना है। पिछोला झील उदयपुर में है, गैप सागर डूंगरपुर में है, राज समुद्र जिसको राजसमंद भी बोलते हैं ये राजनगर में है। ओके। और जय समुद्र ये राजसमंद में नहीं है दोस्तों, ये उदयपुर में है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। जय समुद्र या जय समंद झील को जय समुद्र झील को जय समंद भी बोला जाता है और ये उदयपुर में स्थित है। ओके। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मूर्ति कला का विश्वकोश कीर्ति स्तंभ को कहा जाता है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। ओके। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, मामादेव का कुंड किस दुर्ग में स्थित है? तो दोस्तों मामादेव का कुंड जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। मामादेव का कुंड कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, परमारों की डोड शाखा का संबंध किस दुर्ग से रहा है? तो परमारों की जो डोड शाखा है उसका संबंध गागरोन दुर्ग से रहा है, इसी कारण से इसको डोडगढ़ भी बोला जाता है। राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है। 25वां प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है यानी कि गलत है? इसका प्रारंभ उत्साहपूर्वक रहा मगर अंत निराशाजनक। बिल्कुल सही है दोस्तों, यह भारत का पहला असहयोगात्मक अहिंसक और संगठित किसान आंदोलन था। ये भी सही है। सी वाला देखिए, विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी स्वरूप प्रदान किया। तो ये भी सही है। तो गलत क्या है? देखिएगा डी वाला, यह आंदोलन अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल रहा। पूर्णतः सफल नहीं रहा दोस्तों, इसका अंत था वो निराशाजनक रहा था, क्योंकि अंत में किसानों की ज़मीन छीन ली थी और बहुत संघर्ष करना पड़ा था उनको अपनी ज़मीनें वापस प्राप्त करने के लिए। 26वां प्रश्न, दादू दयाल का वह शिष्य जो जीवन पर्यंत दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का संदेश दिया। दोस्तों जब ये शादी करने जा रहे थे तभी इन्होंने दादू दयाल जी के उपदेश सुने और इन्होंने शादी करने से मना कर दिया, तब से ये दूल्हे के वेश में ही रहे। तो ये कौन थे? रज्जब जी। जी हाँ दोस्तों, रज्जब जी थे ये। नेक्स्ट 27वां, राजस्थान में निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों राजस्थान में जो निष्कलंक संप्रदाय थे उसके प्रवर्तक संत माऊजी थे। जी हाँ, संत माऊजी। इनकी जो शिक्षाएं हैं या इनके जो ग्रंथ हैं उनको चोपड़ा बोला जाता था। चोपड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चोपड़ा। ओके। नेक्स्ट, इनका मुख्य स्थान कहाँ स्थित है मुझे बताइए कमेंट करके। 28वां प्रश्न, मध्यकालीन राजस्थान में संत संप्रदाय द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा नहीं दिया गया? तो कर्मफल का सिद्धांत ये मानते थे, जाति भेद का ये अंत करना चाहते थे, वर्ग भेद और पाखंड को इन्होंने बढ़ावा नहीं दिया। तो यही विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिक सद्भावना को भी इन्होंने बढ़ावा दिया, जबकि वर्ग भेद और पाखंड को इन्होंने बढ़ावा नहीं दिया। 29वां प्रश्न, राजस्थान में जनजातीय आंदोलन के क्या कारण थे? क्या कारण थे दोस्तों? तो आर्थिक शोषण भी था, सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप भी था और परंपरागत अधिकारों में हस्तक्षेप भी था, बेगार और लाग बाग भी था। तो उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ओके। 30वां प्रश्न, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई? ओके। तो कहाँ हुई? तो वर्धा में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो वर्धा में। और कब हुई? 1919 में। तो बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1920 में इसका कार्यालय जो है अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। 31वां प्रश्न, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो किसने की? तो दोस्तों केसरी सिंह बाराहट ने विजय सिंह पथिक के सहयोग से की थी। कब की थी? तो 1910 में की थी। कहाँ की थी? तो कोटा में की थी। सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट 32वां प्रश्न, दलितोद्धार और विधवा विवाह जो पुस्तकें हैं वो किसने लिखी? तो ये चांदकरण शारदा ने लिखी है। किसने लिखी दोस्तों? चांदकरण शारदा ने लिखी है ये पुस्तकें। 33वां प्रश्न, जनगणतु
राजस्थान का 200 है, बिल्कुल सही है। लिंगानुपात 928 है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत का जनगणना तो 382 है, बिल्कुल सही है। लिंगानुपात भारत का 921 नहीं है दोस्तों, 943 है। कितना है? 943। तो ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, राजस्थान का परिधीय विस्तार जो है वो कितना है दोस्तों? तो राजस्थान का परिधीय विस्तार है वो राज्य सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों मिलाकर 5920 है। तो ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभाग के जिलों का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखना है अलवर, सीकर, टोंक अलग आ गया दोस्तों। इसमें देखिएगा बी वाले में सिरोही, पाली, बाड़मेर, राजसमंद उदयपुर में आ गया, बाकी सबके सब जोधपुर में आ गया। सी वाला चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, तो ये बीकानेर संभाग के जिले हैं। फोर्थ वाले में भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, तो ये भीलवाड़ा जो है ये अजमेर संभाग में आ गया, बाकी सारे के सारे उदयपुर संभाग में। तो इसका आंसर क्या है? तीसरा वाला। ओके। 36वां प्रश्न, 1956 में राजस्थान में थे कितने जिले और कितने संभाग थे? तो दोस्तों 1956 में 5 तो संभाग थे। कितने संभाग थे? 5 और 26 जिले थे। आपको इसको याद रखना। नेक्स्ट 37वां प्रश्न, किस जिले की सीमा 2 राज्यों से नहीं लगती है? किस जिले की सीमा 2 राज्यों से नहीं लगती है? तो धौलपुर की लगती है दोस्तों। किस किस से लगती है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से। भरतपुर की किससे लगती है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती है। और हनुमानगढ़ की किससे लगती है? पंजाब और हरियाणा से। उदयपुर की सीमा किससे लगती है? गुजरात से। किससे लगती है? केवल गुजरात से लगती है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट 38वां प्रश्न, राजस्थान का प्राचीनतम भूभाग है। तो राजस्थान का प्राचीनतम भूभाग है वो अरावली श्रेणी है दोस्तों। कब की है? तो ये प्री कैम्ब्रियन युग की है। कब की है? प्री कैम्ब्रियन युग की है दोस्तों। ओके, तो ये पूर्वकल्प युग की है, तो यही सबसे प्राचीन भूभाग है। ओके। नेक्स्ट 39वां प्रश्न, ग्वालियर की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है या किसे कहा जाता है? तो दोस्तों करौली में एक मंडरायल दुर्ग है, इसको ग्वालियर की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट 40वां प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? तो ये राजस्थान का थार का मरुस्थल जो है विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। 41वां प्रश्न, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? शेखावाटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नवलगढ़ को कहा जाता है। दोस्तों शेखावाटी के पंचपाणे में कौन कौन से रियासतें शामिल है या कौन कौन से इसमें ठिकाने शामिल थे, मुझे कमेंट करके बताइए। 5 ठिकाने शामिल थे पंचपाणे में। ओके। 42वां प्रश्न, संगत विकल्प नहीं है यानी कि गलत विकल्प है। कौन सा विकल्प गलत है? तो बताइए। मूसी रानी की छतरी अलवर में बिल्कुल सही है, जिसको जो 80 खंभों की छतरी है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, बिल्कुल सही है। देवकुंड की छतरियाँ बीकानेर में है। कागा की छतरियाँ कहाँ स्थित है? ये जालौर में नहीं है दोस्तों। कागा की छतरियाँ कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। तो ये वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। ओके। 43वां प्रश्न, असंगत विकल्प बताना है। कौन सा असंगत विकल्प है? तो चंबल को चरमण्यवती कहा जाता है, बनास को वन की आशा कहा जाता है, माही को कांठल की जीवन रेखा कहा जाता है, लेकिन घग्गर को आदि खारी आदि मीठी नहीं कहा जाता है, लूणी को कहा जाता है। ये किसको कहा जाता है? लूणी को कहा जाता है। चंबल को मृत नदी कहा जाता है। ओके, या गुप्त नदी कहा जाता है। ओके, पाकिस्तान में इसको हकरा के नाम से जाना जाता है। तो इसका विकल्प 3 सही हो जाएगा। 44वां प्रश्न देखिएगा, पक्षियों का स्वर्ग या पक्षियों का स्वर्ण स्थल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भरतपुर का घना पक्षी विहार, इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असंगत है यानी कि गलत है? तेंदुपत्ता झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में होता है। खस घास भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक में होती है, बिल्कुल सही है। और सेवण घास जोधपुर, बीकानेर और गंगानगर में नहीं होती है दोस्तों, ये होती है जैसलमेर। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर और बाड़मेर में घास होती है। तो इसका विकल्प 3 वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर की बजाय जैसलमेर और बाड़मेर में सेवण घास होती है। सेवण घास कहाँ होती है? जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में, जबकि कत्था उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में होता है, जो कि खेर से निकाला जाता है। 46वां प्रश्न देखिए दोस्तों, असंगत विकल्प कौन सा है? संरक्षित क्षेत्र और जिला। गोगेलाव देखिएगा कहाँ स्थित है, इसमें जालोर दे रखा है। जरोदा रोहतू नागौर में बिल्कुल सही है। उम्मेदगंज कोटा में बिल्कुल सही है। गुड़ा विश्नोई जोधपुर में बिल्कुल सही है दोस्तों। गोगेलाव कहाँ स्थित है? तो गोगेलाव नागौर में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? नागौर में। तो पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। ओके, तो इसका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर है।
47वां प्रश्न, किस जिले में भूमि अवनमन संबंधी सेम की समस्या नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों किस जिले में नहीं पाई जाती है? गंगानगर जो इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र है उसमें, बीकानेर में भी पाई जाती है, हनुमानगढ़ में भी पाई जाती है। किस में नहीं पाई जाती है? झुंझुनू जिले में सेम की समस्या नहीं पाई जाती है। सेम की समस्या के निदान के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। 48वां प्रश्न, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कि जोधपुर काजरी जो कि जोधपुर में स्थित है, कब स्थापित किया गया? तो 1959 में इसको स्थापित किया गया। 49वां प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है दोस्तों? तो सर्वाधिक सिंचाई जो राजस्थान में होती है वो कुओं व नलकूपों से होती है दोस्तों। किससे होती है? कुओं व नलकूपों से होती है। 50वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, तनोट, घोटारू, मनहर खनन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों किस जिले में स्थित है? तो ये जैसलमेर में स्थित है। और ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसमें निकाली जाती है प्राकृतिक गैस। जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक गैस यहाँ निकाली जाती हैं। ओके, तो दोस्तों ये थे 50 प्रश्न राजस्थान जीके से संबंधित। हम देखेंगे अब राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटी और सामयिक विषयों से संबंधित 40 प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि 51 से लगा करके और 90 तक होने वाले हैं। ओके, तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू। देखते हैं इस वीडियो लेक्चर का अगला प्रश्न। 51वां प्रश्न, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों ये जो योजना शुरू की गई थी 1 मई 2021 को प्रारंभ की गई थी। ओके, नेक्स्ट, इससे संबंधित प्रावधानों के बारे में हमने करंट जीके से संबंधित वीडियो में चर्चा की है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप उसको देख सकते हैं। 52वां प्रश्न, राजस्थान निक्षय संबल योजना, बहुत परीक्षाओं में पूछा जा रहा है दोस्तों ये प्रश्न। तो किससे संबंधित है दोस्तों? ये टीबी के मरीजों से संबंधित है। किससे संबंधित है? टीबी के मरीजों से संबंधित। 53, राजस्थान राज्य आयुष नीति कब घोषित की गई? तो राजस्थान राज्य आयुष नीति जो है 2021 में घोषित की गई। 54वां प्रश्न, राजस्थान राज्य का पहला बोन यानी कि अस्थि बैंक जो है कहाँ खोला गया? तो दोस्तों ये न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा में खोला गया। जबकि स्किन बैंक जो है, जी हाँ दोस्तों, स्किन बैंक जो है एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में खोला गया है। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में स्किन बैंक, और न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा में अस्थि बैंक या बोन बैंक खोला गया है। ओके, नेक्स्ट 55वां प्रश्न, राजस्थान में विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा के योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च संगठन या एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है SIRT। जी हाँ दोस्तों, SIRT, जिसकी स्थापना 1978 में हुई और 2018 में इसका नाम बदल करके RSCERT कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट 56वां प्रश्न, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्रोसोपिस सिनेरेरियो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। याद रखना दोस्तों, प्रोसोपिस सिनेरेरियो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। और टिकोमेला एंडुलेटा जो है ये रोहिड़ा का है। किसका? रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है। इसको भी आप ध्यान रखना। 57वां प्रश्न, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों खेजड़ली गाँव जोधपुर में लगता है। और कब लगता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, आप कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं। 58वां प्रश्न, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के पात्र महिला कौन है? तो सभी अविवाहित एकल महिलाएं और विधवा परित्यक्ता या तलाकशुदा या बेरोजगार एकल महिलाएं, तो या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाएं जो हैं मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की हकदार हैं। 59वां प्रश्न, निरोगी राजस्थान अभियान कब प्रारंभ किया? दोस्तों निरोगी राजस्थान अभियान प्रारंभ किया गया है। कब प्रारंभ किया गया है? 17 दिसंबर 2019। जी हाँ दोस्तों, 17 दिसंबर 2019 को इसको प्रारंभ किया गया है। और 60वां प्रश्न देखिएगा, निरोगी राजस्थान अभियान को सफल क्रियान्वयन हेतु नियुक्त स्वयं सेवकों को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको स्वास्थ्य मित्र के नाम से जाना जाता है। क्या? स्वास्थ्य मित्र के नाम से जाना जाता है। ओके, 61वां प्रश्न, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत ट्रांसजेंडर महिला विशेष योग्यजन को जो भत्ता दे हैं वो कितना दे हैं? तो दोस्तों 4,500 रुपये इसमें दे है। जबकि सामान्य श्रेणी के लोगों को 4,000 रुपये इसमें मासिक बेरोजगार भत्ता दिया जाता है। ओके, 62वां प्रश्न देखिए, राजस्थान सिलिकोसिस न्यूमोकोनिसिस नीति कब लागू की गई? तो दोस्तों राजस्थान सिलिकोसिस नीति लागू की गई है 3 अक्टूबर 2019 को।
ओके, खदानों में और विभिन्न प्रकार के ऐसे उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए जहाँ लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन की संभावना रहती है या आशंका रहती है, उसके लिए राजस्थान सिलिकोसिस नीति 3 अक्टूबर 2019 को लागू की गई। ओके, नेक्स्ट 63वां प्रश्न, RTE 2009 की धारा 39 संदर्भित है, किससे संदर्भित है? तो दोस्तों ये जो धारा संदर्भित है ये कठिनाइयों की निवारण हेतु केंद्र सरकार की शक्ति से संदर्भित है। प्रारंभ में 38 धाराएं थी दोस्तों, 39वीं धारा बाद में संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, तो इसको विशेष रूप से आप याद रखना। 64वां प्रश्न देखिएगा, NEP 2020 में छात्रों को विषय चयन की सुविधा किस कक्षा से दी जाएगी? तो ये दी जाएगी दोस्तों कक्षा 9 से। नेक्स्ट 65वां प्रश्न, NEP 2020 में उच्च शिक्षा में बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी के प्रावधान किए गए हैं, जिसमें 1 वर्ष की कॉलेज पढ़ाई पर क्या दिया जाएगा? तो 1 वर्ष में दिया जाएगा दोस्तों सर्टिफिकेट, 2 वर्ष में डिप्लोमा, 3 या 4 वर्ष में डिग्री दी जाएगी। ओके, 66वां प्रश्न, मंत्री परिषद का निर्माण, विघटन और विभागों का आवंटन की शक्ति किसको प्राप्त है? तो दोस्तों ये जो शक्ति प्राप्त है ये मुख्यमंत्री को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? मुख्यमंत्री को प्राप्त है ये शक्ति। ओके, 67वां प्रश्न, राजस्थान में कुल कितने शिक्षा संभाग या जोन है? तो दोस्तों राजस्थान में 9 शिक्षा संभाग है, 7 तो संभाग प्रशासनिक दृष्टि से हैं, प्लस इसमें 2 है, एक तो चूरू, जी हाँ दोस्तों, एक तो चूरू को शिक्षा संभाग बनाया गया है और एक पाले को। तो इस तरीके से राजस्थान में कुल कितने शिक्षा संभाग है या मंडल है? तो 9। 68वां प्रश्न देखिए, शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल जो राजस्थान का एकमात्र खेल विद्यालय है कहाँ स्थित है? तो बीकानेर में ये विद्यालय स्थित है। 73वां प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 21 के तहत, जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 21 के तहत मतलब 6 से और 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ओके, नेक्स्ट 70वां प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जिसका संशोधन 2019 में हुआ के तहत शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षाएं ली जाएगी, जिसको बोर्ड परीक्षा नाम दिया गया है? तो 5वीं और 8वीं इसका सही आंसर है 5वीं और 8वीं। 5वीं बोर्ड परीक्षा को किस नाम से जाना जाएगा और 8वीं बोर्ड परीक्षा को किस नाम से जाना जाएगा? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ओके, मैंने इससे पहले वाला जो मेगा टेस्ट सीरीज वाला वीडियो बनाया था उसमें इसकी चर्चा की थी, आपको याद है या नहीं है? 71वां प्रश्न, राजकीय विद्यालयों में सप्ताह में 2 दिन, जी हाँ दोस्तों, सप्ताह में 2 दिन पाउडर निर्मित दूध प्रदान करने की योजना प्रारंभ की गई है। तो ये योजना किस नाम से जानी जाती है या कौन सी ये योजना है? तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है, जिसके तहत मंगलवार और शुक्रवार को 2 दिन सप्ताह में पाउडर निर्मित दूध दिए जाने का प्रावधान है। ओके, 72वां प्रश्न, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस स्थान पर राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास 13 नवंबर 2022 को किया है? तो किस स्थान पर किया है दोस्तों? जोधपुर, जी हाँ दोस्तों, जोधपुर में किया है। ओके, नेक्स्ट 73वां प्रश्न, कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग द्वारा 14-15 नवंबर 2022 को जयपुर में कौन से फेयर का आयोजन किया गया? तो मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। ओके, 74वां प्रश्न, पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों इसके संदर्भ में देखिएगा, पंचायत राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना, जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना, इसका प्रारंभ 9 नवंबर 2022 को हुआ, तो सारे विकल्प इसमें सही हो जाएंगे। ओके, 75वां प्रश्न, 75वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र जो कि तबीजी अजमेर में है, इसका कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका कार्य है बीज मसालों को उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन संरक्षण प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान, ये सारे इसके उद्देश्य या कार्य हैं। दोस्तों टेस्ट में सभी तरीके के प्रश्न शामिल किए वेराइटी से, तो मैं हमेशा कहता हूं अगर आपके 100 प्रश्न बचते हैं, जी हाँ दोस्तों 100 प्रश्न बचते हैं माइनस मार्किंग करने के बाद, तो आप बिल्कुल सिक्योर हो दोस्तों, बिल्कुल 100% आप रैंक में हो दोस्तों। ओके, तो इसको याद रखना और इसी तरीके से तैयारी करना कि आपके फाइनल एग्जाम में 100 प्रश्न कम से कम बच जाएँ। ओके, 76वां प्रश्न देखिए, राज्य के शुष्क क्षेत्र में बागवानी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु किस संस्थान की स्थापना की गई? तो शुष्क क्षेत्र की बात हो रही है दोस्तों, तो इसके लिए है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बिचवाल जो कि बीकानेर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट 77वां प्रश्न देखिएगा,
CCE कार्यक्रम में आधार रेखा यानी कि बेसलाइन निर्धारण का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दोस्तों, सत्र के प्रारंभ में बच्चे के अधिगम स्तर का कक्षानुसार निर्धारण करना बेसलाइन का अर्थ है या इसका उद्देश्य है। ओके, 78वां प्रश्न देखिएगा। बच्चों के मूल्यांकन हेतु एक निश्चित अवधि के अंत में संबंधित अधिगम उद्देश्यों के सापेक्ष उपलब्धि स्तर के मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों ऐसे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कहा जाता है, समेटिव असेसमेंट। जी हाँ दोस्तों, समेटिव असेसमेंट या योगात्मक आकलन इसको बोला जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट कंटिन्यू होता है, जिसको रचनात्मक आकलन बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों योगात्मक आकलन या समेटिव असेसमेंट। ओके, नेक्स्ट 79 क्वेश्चन। सीमेंट उद्योग व जिला का सही संबंध नहीं है। सही संबंध कौन सा नहीं है? बिरला व्हाइट सीमेंट। ओके, ये कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। जयपुर उद्योग जयपुर में स्थित है। JK व्हाइट कहाँ स्थित है? और JK सीमेंट कहाँ स्थित है? तो JK व्हाइट सीमेंट नागौर में है। और JK सीमेंट कहाँ स्थित है? JK सीमेंट पाली में नहीं दोस्तों, कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो ये वाला विकल्प क्या हो जाएगा? ये वाला विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये संबंधित नहीं है। 80 प्रश्न। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? बीकानेर में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित। 81वां प्रश्न। 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधीवादी विचारधारा का अनुकरण कर समाज की उत्कृष्ट सेवा करने वाले कितने व्यक्तियों को गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 5 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को दोस्तों? 5 व्यक्तियों को गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। 82वां प्रश्न। फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुसार राजस्थानी फिल्म पर कितनी सहयोग राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी? तो 25 लाख की राशि राज्य सरकार द्वारा सहयोग स्वरूप प्रदान की जाएगी। दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। ओके, 83 वाला प्रश्न। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा 10 दिवसीय शिल्पग्राम महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है, कहाँ किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है उदयपुर में। जी हाँ दोस्तों, शिल्पग्राम महोत्सव का प्रारंभ किया गया है उदयपुर में। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट 84वां प्रश्न। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राज्य की वार्षिक वित्तीय विवरण यानी जिसको बजट बोलते हैं विधानसभा में कौन प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों वित्त मंत्री करता है। कौन करता है? वित्त मंत्री। लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री के पास ही प्राय वित्त विभाग होता है, तो राजस्थान में मुख्यमंत्री ही इसको प्रस्तुत करता है। लेकिन इसका सही आंसर क्या है? वित्त मंत्री, क्योंकि वित्त मंत्री की हैसियत से ही राजस्थान में मुख्यमंत्री बजट प्रस्तुत करता है। 85वां प्रश्न। FLN का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों FLN का पूरा नाम है फाउंडेशनल। जी हाँ दोस्तों, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये इसका बिल्कुल सही विकल्प है, FLN का पूरा नाम। ओके, 86वां प्रश्न। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा विद्यार्थियों की सहायता के लिए जिला स्तर पर कौन से केंद्र खोले गए? तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा विद्यार्थी सेवा केंद्र खोले गए हैं। विद्यार्थी सेवा केंद्र खोले गए हैं। 86वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में नवाचार से संबंधित नहीं है? तो SIQ भी शिक्षा में नवाचार है, इस्माइल भी है, दीक्षा भी है, दीक्षा राइज भी है, लेकिन शाला दर्पण नहीं है दोस्तों। शिक्षा में नवाचार से संबंधित नहीं है, ये प्रबंधन से संबंधित है। शाला दर्पण ऑनलाइन विद्यालय का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, जो शाला दर्पण के माध्यम से रखा जाता है। ओके, तो शाला दर्पण इसका सही आंसर है। 87वां प्रश्न। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य के स्कूली छात्रों को कोरोना काल में हुई पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए रेमेडिएशन कार्यक्रम राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम यानी कि RKSMB के कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ कब किया गया? तो 11 जुलाई 2022 को किया गया। सबसे लेटेस्ट कार्यक्रम है दोस्तों, इसमें से जरूर प्रश्न आने की पूरी गुंजाइश बनती है। 88वां प्रश्न। निपुण यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, जिसका प्रारंभ जो है भारत सरकार द्वारा कब किया गया? कब किया गया दोस्तों इसका प्रारंभ? तो इसका प्रारंभ किया गया है दोस्तों, इसका प्रारंभ किया 5 जुलाई 2021 को। कब प्रारंभ किया है? 5 जुलाई 2021 को इसको प्रारंभ किया है, निपुण भारत अभियान को या निपुण भारत मिशन को। ओके, 89 प्रश्न देखिएगा।
राजस्थान के वर्तमान पदाधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो मुख्य न्यायाधीश जो है पंकज मितक है, महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी है, लोकायुक्त प्रताप कृष्ण बोहरा है, मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों राजेश्वर सिंह नहीं है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त है मधुकर गुप्ता। जी हाँ दोस्तों, मधुकर गुप्ता है। तो ये याद रखना है, राजेश्वर सिंह जो है राजस्व मंडल बोर्ड जो अजमेर में है उसके अध्यक्ष राजेश्वर सिंह है। ओके, नेक्स्ट 90वां प्रश्न, राजस्थान में हस्तशिल्प म्यूजियम कहाँ विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों हस्तशिल्प म्यूजियम जयपुर में विकसित किया जाएगा। ओके, देखते हैं दोस्तों आप शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। देखिए 91वां प्रश्न, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा कथन चौथे चतुर्थ चरण की विशेषता को दर्शाता है? तो दोस्तों ये दर्शाता है सामाजिक अनुबंध विन्यास। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक अनुबंध। देखिएगा दोस्तों 91वां प्रश्न, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा कथन चौथे चरण की विशेषता को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है सामाजिक अनुबंध अभिन्यास। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक अनुबंध अभिन्यास जो है चौथे चरण की विशेषता को दर्शाता है। 92वां प्रश्न, देखिएगा निम्नांकित में से किसके मत के अनुसार ज्ञान की रचना सामाजिक अंतःक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? यानी कि ज्ञान की रचना में सामाजिक अंतःक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो किसके मत के अनुसार? तो दोस्तों इसका सही आंसर है लेव वाइगोत्स्की। जी हाँ दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। ओके, 93वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संरक्षण के नियम की समझ विकसित होती है। कब होती है दोस्तों? तो ये विकसित होती है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक स्तर पर। जी हाँ दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक स्तर पर संरक्षण के नियम की समझ विकसित हो जाती है बच्चे में। 94वां प्रश्न, 16PF व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली किसके द्वारा विकसित की गई? दोस्तों ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब चलती है उसमें से लिया गया प्रश्न है। तो किसके द्वारा विकसित की गई? ये विकसित की है दोस्तों केटल के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, केटल के द्वारा विकसित की गई है। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? तो दोस्तों ये किया जा सकता है क्योंकि यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, इस आधार पर किया जा सकता है। तो पहला वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही है। ओके, 96 प्रश्न देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि लीक से हटकर सोचना या चिंतन किससे संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों ये संबंधित है, मान लो ये सेंटर है तो इससे दूर अपसारी कौन सा चिंतन है दोस्तों? ये अपसारी चिंतन है। कौन सा है? अपसारी चिंतन का ये उदाहरण है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ओके, नेक्स्ट 97वां प्रश्न देखिए, जो व्यवहार बार बार दोहराया जाता है और इससे बार बार दोहराए जाने से स्वचालित हो जाता है तो उसे आदत कहते हैं। क्या कहते हैं? आदत बन जाती है दोस्तों वो। ओके, नेक्स्ट 98 प्रश्न, शिक्षा के अधिकार में वर्णित नो डिटेंशन पॉलिसी से क्या तात्पर्य है? नो डिटेंशन पॉलिसी से तात्पर्य है दोस्तों अनुत्तीर्ण नहीं करने की पॉलिसी से है। ओके, अनुत्तीर्ण नहीं करने की जो नीति है उसको नो डिटेंशन पॉलिसी बोला जाता है। 99 प्रश्न देखिए, पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी है? पुनर्बलन की कौन सी जो अनुसूची है या कौन सी एक सी युक्ति है जो सबसे ज़्यादा प्रभावी है? तो ये है दोस्तों चर अनुपात। जी हाँ दोस्तों, चर अनुपात वाली युक्ति है सबसे ज़्यादा प्रभावी है पुनर्बलन की। ओके, 100वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, एक बच्चा कहता है माँ आज सूरज उदास है, वह निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है? तो दोस्तों ये संकेत कर रहा है एनिमिज्म। जी हाँ दोस्तों, एनिमिज्म जो कि निर्जीव को सजीव मान रहा है, इस ओर संकेत कर रहा है, एनिमिज्म की ओर। ओके, नेक्स्ट दोस्तों ये थे शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न। अब देखते हैं सूचना एवं संप्रेषण तकनीक से संबंधित 5 प्रश्न। तो देखिएगा दोस्तों इसको, 101 प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ई गवर्नेंस केंद्र की स्थापना कब की गई दोस्तों? बताइएगा। तो दोस्तों यह की गई है दोस्तों 15 अगस्त 2000 को। जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त 2000 को किसकी स्थापना की गई? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ई गवर्नेंस केंद्र की स्थापना की गई। ओके, 102 प्रश्न देखिएगा, 102 प्रश्न ये रहा दोस्तों आपके सामने।
राजस्थान में डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र कब जारी किए जा रहे हैं, कब से जारी किए जा रहे हैं? तो ये किए जा रहे हैं दोस्तों 12 मई 2011 से। जी हाँ दोस्तों, 12 मई 2011 से डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट 103वां प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत वेब पोर्टल कौन सा है? तो राज दर्पण। जी हाँ दोस्तों, राज दर्पण जो है राजस्थान सरकार का अधिकृत वेब पोर्टल है। ओके, नेक्स्ट 104 प्रश्न, भारत में सूचना तकनीक कानून कब लागू हुआ? भारत में सूचना तकनीक कानून जो है 18 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया। 105वां प्रश्न देखिए, प्रशासन के कार्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का जो प्रयोग है वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है ई गवर्नेंस। जी हाँ दोस्तों, ई गवर्नेंस कहलाता है। ओके, नेक्स्ट शैक्षणिक रीति विज्ञान या शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न हम देखने वाले हैं अब। ओके, नेक्स्ट 6 प्रश्न, हिंदी गद्य शिक्षण में पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। उद्देश्य कथन कब आता है दोस्तों? तो दोस्तों उद्देश्य कथन जो आता है वो प्रस्तावना प्रश्न के बाद आता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, प्रस्तावना प्रश्न के जस्ट बाद उद्देश्य कथन आता है। ओके, 107वां प्रश्न, भाषा शिक्षण की पद्धति कौन सी नहीं है? तो दोस्तों किंडरगार्टन भी है, मॉन्टेसरी भी है, डेकाले भी है या ड्रेकाले भी है। अभिक्रमित अनुदेशन भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। 8वां प्रश्न, 108वां प्रश्न, भाषा कौशलों की संख्या कितनी होती है? तो भाषा कौशलों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना लिखना, इस तरीके से इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट 109 प्रश्न, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त है? तो कौन सा कथन उपयुक्त है दोस्तों इसके संदर्भ में? दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। दोनों कौशल कैसे सीखे जाते हैं? एक एक करके सीखे जाते हैं। तो ये वाला इसका विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 110वां प्रश्न, मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? पाठ्यक्रम में संशोधन करना बिल्कुल इसका उद्देश्य है। परीक्षा प्रणाली में सुधार करना भी इसका उद्देश्य है। निर्देशन और परामर्श भी इसका उद्देश्य है। केवल क्रमोन्नत करना ही इसका उद्देश्य नहीं है दोस्तों, बाकी और सारे जो है इसके उद्देश्य में शामिल है। ओके, नेक्स्ट 111 प्रश्न, किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक प्रदान करना है? तो दोस्तों किस प्रकार के मूल्यांकन का है? तो यह है निदानात्मक मूल्यांकन का। जी हाँ दोस्तों, निदानात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को फीडबैक प्रदान करना होता है। 112 प्रश्न, सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि, क्यों कठिन है? देखिए, तो क्योंकि इसकी जो प्रकृति होती है, इसका जो नेचर है वो क्या है? ये अमूर्त है, अमूर्त नेचर है इसका, इसलिए ये कठिन है। जबकि बाकी बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ना तो चाहते हैं। शिक्षण पद्धतियाँ त्रुटिपूर्ण है, ऐसा नहीं है। गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है, तो ये सारे नेगेटिव है। सही कौन सा है? ए वाला, क्योंकि इसकी प्रकृति अमूर्त होती है। ओके, इसलिए 113 प्रश्न, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रक्रियात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान की आवश्यकता होती है। प्रक्रियात्मक और अवधारणात्मक दोनों तरीके के ज्ञान की इसमें आवश्यकता होती है। तो सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सूत्र भी याद हो और उसकी जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है कि इसका आयत का क्षेत्रफल या परिमाप क्या होता है, तो इन सब की भी उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 114 प्रश्न, गृह कार्य का महत्व है। क्यों महत्व है? वैयक्तिक भिन्नताओं के अनुसार अध्ययन करने के लिए, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक है, मौलिक चिंतन का विकास भी होता है। तो उपयुक्त सभी जो है गृह कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, नेक्स्ट 115वां प्रश्न, पानी को स्वच्छ करने की प्रक्रिया के शिक्षण हेतु आप किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे? प्रदर्शन, प्रयोगशाला या खोज विधि? तो दोस्तों इसके लिए हम प्रदर्शन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। किसका? प्रदर्शन विधि का प्रयोग करेंगे। प्रदर्शन करके बता देंगे कि पानी को स्वच्छ करने की प्रक्रिया किस तरीके से अपनाई जानी चाहिए। ओके, खोज जैसा है तो इसमें कुछ है नहीं और प्रयोग जैसा भी इसमें कुछ नहीं है। 116वां प्रश्न, प्रयोगशाला विधि में, जी हाँ दोस्तों, प्रयोगशाला विधि में क्या होता है दोस्तों? तो प्रयोगशाला विधि में क्या होता है या क्या नहीं होता है, इसके संदर्भ में आपको देखना है। तो बालक में सहानुभूति व सहयोग की भावना विकसित नहीं होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, बालक में सहानुभूति और सहयोग की भावना इसमें
विकसित नहीं होती है क्योंकि बालक इसमें यंत्रवत कार्य करता है। जबकि दूसरा देखेंगे, छात्र नवीन व वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त नहीं करता है दोस्तों, तो ये वाला तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और बालक नियम, तथ्यों व सिद्धांतों की जांच स्वयं नहीं करता है, स्वयं करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जबकि ये वाला पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रयोगशाला विधि में बालक में सहानुभूति व सहयोग की भावना विकसित नहीं हो पाती है। ओके, 117वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है? तो प्रदर्शन विधि भी करती है, प्रयोगशाला विधि भी करती है, खोज विधि भी करती है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 118वां प्रश्न देखिएगा, प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है, देखिएगा, पाठों को शीघ्रतापूर्वक दोहराने का अवसर देना, या व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना, या अधिगम के प्रत्यक्ष अनुभव देना, या विज्ञान अध्यापन में अध्यापक में धन की बचत करना। विज्ञान अध्यापन हो जाएगा दोस्तों ये, में धन की बचत करना। तो दोस्तों ये नेगेटिव है, सी वाला इसका बिल्कुल आंसर है, क्योंकि अधिगम में प्रत्यक्ष अनुभव होगा संग्रहालय का विकास करने से या संग्रहालय बनाने से। ओके, 119वां प्रश्न, अभिक्रमित अधिगम से संबंधित नियम है, कौन सा नियम है? तो छोटे पदों व पुनर्बलन का सिद्धांत भी है, सक्रिय प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी है, स्वगति व स्वपरीक्षण का सिद्धांत भी है, तो सभी इसका आंसर हो जाएगा चौथा वाला। ओके, 120 वाला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त प्रयोग है, किस तरीके से इसका सबसे उपयुक्त उपयोग है दोस्तों? तो इसका सबसे उपयुक्त उपयोग है, सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाते हैं। कौन से पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए जाते हैं वो बच्चों को सीखे हुए ज्ञान को समझने में और अपने शब्दों में विषय सामग्री को जो भी उसने सीखा है उसको व्यक्त करने में सक्षम बनाता है। तो पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 121वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाने चाहिए, क्यों किए जाने चाहिए? इससे क्या होता है? तो इससे सृजनात्मकता का अवसर मिलता है, या इनसे समय व्यतीत करने का अवसर मिलता है, या इनसे विद्यार्थियों का सांस्कृतिक विकास होता है, या इनसे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों सबसे अच्छा आंसर है इसका, इससे सृजनात्मकता का अवसर विद्यार्थियों को उपलब्ध होता है। 122वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, इन प्रेजेंट एरा इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज फेसिंग, वर्तमान में अंग्रेजी का जो शिक्षण है वो क्या फेस कर रहा है या क्या चुनौतियां इसके सामने हैं? तो इसके सामने है दोस्तों आवर एम्फेसाइज ऑन ग्रामर। जी हाँ दोस्तों, आवर एम्फेसाइज ऑन ग्रामर, ये भी सही है। लैक ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी, जो भाषाई प्रयोग है उसको ज़्यादा प्रयोग करना, और टीचिंग थ्रू ट्रांसलेशन। जी हाँ दोस्तों, टीचिंग थ्रू ट्रांसलेशन मेथड से इसको पढ़ाना, ये तीनों के तीनों ही सही है दोस्तों। तो सारी समस्याओं से इंग्लिश टीचिंग को प्रेजेंट टाइम पे फेस करना पड़ रहा है। 123वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, विच ऑफ दीज इज द स्ट्रेटजी ऑफ रिमेडियल टीचिंग, इनमें से कौन सी रिमेडियल टीचिंग या फिर निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण की कौन सी स्ट्रेटजी है? ओके, तो 123 प्रश्न का आंसर देखना है आपको, तो क्या हो जाएगा? एक्शन रिसर्च भी है और प्रोग्राम्ड टेस्ट भी है, तो सी वाला इसका विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, 124वां प्रश्न, द एम ऑफ रिमेडियल टीचिंग इज, जो रिमेडियल टीचिंग है यानी कि जो उपचारात्मक शिक्षण है उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों टू डायग्नोसिस लर्निंग डिफ़िकल्टी, जो भी इसके निदान किया है, डायग्नोसिस लर्निंग अधिगम में जो भी इनकी कठिनाइयाँ उनका उपचार करना, उनको दूर करना, और टू एलिमिनेट इनएफेक्टिव हैबिट्स, जो अप्रभावी जो आदतें हैं उनको दूर करना, या फिर रीटीच इनकरेक्टली लर्नड स्किल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी वाला, क्योंकि इसका सही आंसर है वो बी वाला और सी वाला इसका सही आंसर है। यानी कि जो उपचारात्मक शिक्षण है उसका उद्देश्य बी वाला भी है और सी वाला भी है, तो डी वाला इसका विकल्प बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट 125वां प्रश्न, एरर करेक्शन डज नॉट रिक्वायर, जो मिस्टेक होती है, गलतियाँ होती हैं, वो क्या, उसके लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो उसके लिए क्या आवश्यक नहीं है? टू अटेंड टू एरर इन
सेंसिटिव ये इसके लिए आवश्यक नहीं है। ओके, तो ये इसका विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि टू एम्ब्रास द लर्नर थ्रू करेक्शन ये भी इसके लिए आवश्यक है। टू डेवलप ए टास्क वेर एन स्टूडेंट कैन यूज लैंग्वेज फ्रेम ये भी इसके लिए आवश्यक है। टू प्रोवाइड गुड मॉडल ऑफ एन एक्सपेंडेड ग्रामेटिकल अल्टरेंस ये भी इसके लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक नहीं है इसके लिए? ए वाला इसके लिए आवश्यक नहीं है। दोस्तों यहाँ ये वेयर इन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। वेयर और इन इसमें एक में मिक्स हो गया है। ओके, 126वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों। टीचिंग मेथड से संबंधित क्वेश्चन एंड हो गए। अब देखेंगे विद्यालय विषय से संबंधित कितने क्वेश्चन है दोस्तों। 25 क्वेश्चन है, जो कि 126 से लगा के 150 तक है। देखिए, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, तो जॉन डाल्टन ने किसकी खोज की है? परमाणु सिद्धांत की खोज की है। ओके, 127वां प्रश्न। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में वेग को परिवर्तित कर देता है। किसको परिवर्तित कर देता है? रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप नहीं है? तो हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, फुलरीन भी है, क्या नहीं है? बेंजीन नहीं है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट 129 प्रश्न। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो निर्वात में प्रकाश का सबसे ज़्यादा वेग होता है। और ध्वनि का वेग किसमें होता है? तो ध्वनि का ठोस में होता है। दोनों को याद रखना। 130वां प्रश्न। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन का पहला नियम, जो कि क्या है? जड़त्व का नियम है, उसके द्वारा इसको समझा जा सकता है। ओके, 131वां प्रश्न। डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जिसको जोहड़े वाले बाबा कहा जाता है, जल संरक्षण में अमूल्य योगदान के लिए स्टॉकहोम पुरस्कार कब दिया गया? 2015 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अलवर से संबंधित है। जोहड़े वाले बाबा इनको कहा जाता है। जल संरक्षण के क्षेत्र में इनको योगदान के लिए इनको स्टॉकहोम पुरस्कार दिया गया है 2015 में। 132 प्रश्न। निम्न में से जल का सर्वाधिक शुद्ध स्रोत क्या है? तो दोस्तों, पर्वतों पर जो जमी बर्फ है ना, हिम ग्लेशियर के रूप में, वो सबसे ज़्यादा शुद्ध है। ओके, नेक्स्ट। मुख्य जल प्रदूषक क्या है? तो दोस्तों, अमोनिया, औद्योगिक अपशिष्ट या अपमार्जक या कीटनाशी। तो दोस्तों, औद्योगिक अपशिष्ट है, ये मुख्य जल प्रदूषक पदार्थ है। 134 प्रश्न। जलाशयों में यूट्रिफिकेशन कैसे होता है? तो दोस्तों, जलाशयों में यूट्रिफिकेशन होता है वो नाइट्रोजनिक, जी हाँ दोस्तों, नाइट्रोजीन्स पोषक तत्वों तथा ऑर्थोफॉस्फेट के अधिक के कारण जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है। ओके, 135वां प्रश्न ये रहा। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 136 प्रश्न। धन को व्यर्थ खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसके लिए हो जाएगा दोस्तों अपव्यय। जी हाँ दोस्तों, अपव्यय व्यर्थ खर्च करने वाला है और सोच समझ कर खर्च करने वाला मितव्यय हो जाएगा। ओके, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ भी खर्च नहीं करे तो वो हो जाएगा कंजूस। ओके, 137। थोड़ी वस्तु से संतोष न होना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती है दोस्तों, ये वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही है। 138 प्रश्न। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उस समास को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों द्वंद्व समास। जी हाँ दोस्तों, द्वंद्व समास कहते हैं, इसमें दोनों पद प्रदान होते हैं। 139वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों। बादल का पर्यायवाची शब्द है, तो नीले घर का है निशित। निशित किसका है बताइएगा आप? नीरज। कमल का है नीरद। जी हाँ दोस्तों, नीरद, नीर देने वाला, तो ये बादल का पर्यायवाची नीरद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 140 प्रश्न। सही संधि नहीं है। सही संधि किसमें नहीं है? तो विद्या प्लस आरंभ विद्यारंभ होता है, प्राग प्लस इतिहास प्राग इतिहास होता है, वी प्लस आकरण व्याकरण होता है, वी प्लस याम नहीं होता है दोस्तों। तो ये वाला विकल्प इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। कमेंट करके बताइए मुझे व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा। ओके, नेक्स्ट 141वां प्रश्न देखिए दोस्तों। लोयन इज डेंजरियस एनिमल, तो लोयन इज ए डेंजरियस एनिमल, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो क्या आंसर है इसका? ए। ओके, नेक्स्ट 142वां प्रश्न देखिएगा, क्या करना है इसमें। द पुलिस देन बीट अप नाना भाई सेवरली, द वर्ब बीट अप इज इन क्या है दोस्तों? तो ये बीट अप कौन सी फॉर्म है दोस्तों? तो इसको बताना है आपको कौन से टेंस में आती है ये। तो ये आती है दोस्तों सिंपल पास्ट। जी हाँ दोस्तों, सिंपल पास्ट में ये आती है। बीट अप कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस है इसमें। ओके, नेक्स्ट
143वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, आई एम सरप्राइज्ड एट हर डिसीजन, एक्टिव में चेंज करना है तो इसका एक्टिव बनेगा दोस्तों, हर डिसीजन सरप्राइजेज मी, ये वाला इसका क्या बन जाएगा, एक्टिव वॉइस बन जाएगा। ओके नेक्स्ट 144वां प्रश्न, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड। ओके, शांत रहिए और मेरे शब्द सुनिए। तो इसको क्या करना है दोस्तों, तो इसको चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द अबव सेंटेंस यूजिंग फ्रेज गिवन। जो इसमें स्टार्टिंग फ्रेज दी हुई है तो इसका सही जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो क्या बनेगा, तो इसका सही इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा दोस्तों, ही आर्ग्ड देम टू बी क्वेट एंड लिसन टू हिज वर्ड, ये वाला इसका इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। 145वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, कॉल इन ए डॉक्टर इमीडिएटली, कॉल इन द अबव सेंटेंस मीन्स क्या है दोस्तों, तो इसका मीन्स है दोस्तों समन यानी कि बुलाना, बिल्कुल बिना देरी किए बुलाना। ओके नेक्स्ट 146वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी है, यदि 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 गोले पानी में तब तक डुबोए जाएं जब तक कि वे पूरी तरह डूब न जाएं, तो बर्तन में पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर आपको करके बताना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 4 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, 4 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है। ओके 147वां प्रश्न, यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए और फिर उस योगफल को 3 से गुणा कर दिया जाए तो उत्तर 24 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी, तो 6.5 इसका सही आंसर है दोस्तों। आप वीडियो को पॉज करके करिएगा। 48 प्रश्न, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:4 है और इसके बाहर चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है जो बनाया गया है, जो कि 416 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का है। तद अनुसार उस मैदान की चौड़ाई कितने मीटर की है, यानी कि आपको ये जो आयताकार मैदान है उसमें रास्ते का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है और लंबाई चौड़ाई का अनुपात भी दिया हुआ है। तो आपको क्या पता करना है, मैदान की चौड़ाई याद करनी है। ओके, तो इस मैदान की जो चौड़ाई है दोस्तों वो 16 मीटर आ जाएगी, लेकिन आप इसको सोल्व करके बताइएगा वीडियो पॉज करके। ओके नेक्स्ट 149 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जी हाँ दोस्तों, सही कथन का आपको विकल्प चयन करना है। ओके, 2 एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य, बिल्कुल सही है। 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है, यह भी बिल्कुल सही है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है और सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ओके, तो ये आप ध्यान रखना है। तो उपयुक्त सभी विकल्प इसका सही है। 150 प्रश्न, 10 रुपये के 11 पेन खरीदे जाते हैं। ओके, और उनको 11 रुपये के 10 के भाव से बेचा जाता है, तो इस सौदे में कितना लाभ हुआ, कितना लाभ होगा, तो 21% इसमें लाभ होगा। कितने प्रतिशत होगा लाभ, 21% लाभ होगा। आप इसको सोल्व करिए और आंसर कीजिए। दोस्तों मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हो रहे हैं। ओके दोस्तों, तो ये थे आज के इस वीडियो लेक्चर के 150 प्रश्न। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी साबित होंगे। ओके दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।